हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, उस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो पढ़ने से पहले आपको हमेशा उस चैप्टर का बेसिक लर्न होना चाहिए, क्योंकि बेसिक से आप पूरे चैप्टर को आसानी से समझ सकते हो। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि मैं जो भी आपको बेसिक समझाता हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, और बाद में आपको पता चलेगा कि भाई बेसिक का हमारे सिलेबस में हमारे लिए वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं। नंबर सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। मतलब हमारे जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को किस तरीके से किस कैटेगरी में रखा गया है उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। आइए नंबर सिस्टम में उन नंबर्स को किस तरीके से शो किया गया है, किस तरीके से रखा गया है, उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नेचुरल नंबर जो हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं हिंदी में। अब हम इसको जनरली कहते हैं कि एग्जाम्पल में हम इसको 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मतलब ये इसी तरीके से जो नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट मतलब अनंत तक चले जाते हैं। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर्स जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं वो सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, या वो सभी नंबर्स जिनका यूज़ हम काउंटिंग में करते हैं वो सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। बस इतना से याद रखना है। इसके बाद आता है हमारा होल नंबर्स। अब मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि हमें मैथ्स को रटना नहीं है, समझना है, और समझने के साथ साथ उसको लिंक वाइज याद करते चले जाना है। ठीक है ना? और देखिए क्या आगे कि नेचुरल नंबर्स आपने समझ लिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं इसके आगे। अब मैं आपसे कहूँ कि नेचुरल नंबर्स में ही यदि मैं किसी एक नंबर और को ऐड कर दूँ, मतलब यदि 0 को और ऐड कर दूँ तो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। ये सारे नंबर्स भी कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है ना? अब आपको दोनों नंबर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं आप थर्ड पे, जिसका नाम है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में आप समझ लीजिए आसानी से कि यदि हम होल नंबर्स में यदि नेचुरल नंबर्स के माइनस वाले नंबर को इंक्लूड करते हैं तो हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। कैसे? आप देखिए एग्जाम्पल में हम आपसे कहें कि भाई होल नंबर्स हमारे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे तक होते हैं। ये कहाँ तक होते हैं? प्लस इन्फिनिटी तक। यदि मैं इसी में नेगेटिव मतलब नेचुरल नंबर के नेगेटिव वाले नंबर्स, माइनस वाले नंबर्स को भी ऐड कर दूं तो हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं, और ये भी कहाँ तक जाते हैं? हमारे माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, बात क्लियर हो रही है आप सभी की? अब यदि बात आपकी क्लियर हो गई है तो हम आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो हमारा होता है रैशनल नंबर्स। ठीक है ना? रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। रैशनल नंबर आप जानते हो, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ी सी ओवरव्यू ले लेते हैं, अच्छे से डेफिनेशन, ताकि क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है ना? देखो, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे हमारी 2 कंडीशंस होती हैं कि जो P और Q होते हैं, P और Q बिलोंग्स टू I, जिसको आप जानते हो कि P और Q वो नंबर्स हैं जिनकी सहायता से हम रैशनल नंबर को शो करते हैं। ठीक है, और I होता है हमारा इंटीजर। ठीक है, मतलब जो P और Q होंगे वो इंटीजर होंगे जब जाके हमारी रैशनल नंबर बनेगी। और जहाँ पे एक कंडीशन और होती है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया है, पर यहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? भाई देखो, मैंने कहा है कि P और Q इंटीजर होना चाहिए, पर हमारा जो नीचे वाला नंबर है Q वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है कि 1/0 इज इक्वल टू होता है अनंत, इन्फिनिटी होता है। ठीक है ना? और 1/0 अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, तो 2/0 भी इन्फिनिटी होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है,
तो रैशनल नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल के लिए हम आपसे कहें कि 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर एंड 0/1 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हो जाता है कि 0 हमारा p हो सकता है, q नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर को भी आप आसानी से समझ लीजिएगा, हम आगे समझाने वाले हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में शो नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में शो नहीं कर सकते, तो हम इसको कैसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा हो गया है भाई √3 को हम p/q के फॉर्म में शो नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर यहाँ 1 भी तो लगा सकते हैं ना, लगा तो सकते हो, पर फ़र्क ये पड़ता है कि यहाँ पर ये तो इंटीजर हो गया हमारा, पर ये इंटीजर नहीं है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, पाई इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल आपके ये हो गए हैं। अब आगे और नंबर्स होते हैं, जैसे होता है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर आपको पता है, ऐसे नंबर्स जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए ऐसे कौन से नंबर है जो आप जानते हो, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ऐसे सारे नंबर्स जो होते हैं वो केवल 1 से यानी कि 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने आपसे कहा कि 2 और 1, मतलब 2 के जो फैक्टर होंगे 2 ही होंगे। ठीक है ना, 2 के जो फैक्टर होंगे 2 ही होंगे, और यहाँ से 3 के जो फैक्टर होंगे इसके भी 2 ही होंगे। बात समझ में आ गई है। यदि आपको इतनी बात समझ में आती है तो हम कुछ और नंबर्स हैं जिनको हम आगे पढ़ते हैं, जो आपके पास दिए हुए हैं। होता है हमारा कोप्राइम नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। जैसा इसका नाम है, इसके नाम से याद रख सकते हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या हैं जिनको हम विभाज्य कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ठीक है ना, भाग दे सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एग्जाम्पल में हमारा आ गया 4, 6, 8 एंड सो ऑन। आगे भी यही नंबर आगे चलते जाते हैं। मतलब इससे एक बात स्पष्ट होती है कि सबसे छोटा हमारा कोप्राइम नंबर 4 है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि भाई यहाँ से जो 4 है सबसे छोटा है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ऐसे नंबर्स जिनको हम खुद से, 1 से और किसी दूसरे नंबर से भी विभाज्य कर सकते हैं। सपोज़ 4 जो है उसके यदि हम फैक्टर निकालें 2 × 2 × 1 होगा। ठीक है, 6 के निकाल लें तो 2 × 3 × 1 होगा। मतलब हमारी डेफिनेशन यहीं से निकल के आ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब बात समझ में आ गई हो तो हम आगे एक नंबर और रह जाता है जिसको हम समझाने वाले हैं। बहुत आसानी से आप समझिएगा, और समझेंगे तो आपसे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ से देखिएगा क्या होता है हमारा डेसिमल नंबर। अगला जो नंबर होता है डेसिमल नंबर, मतलब दशमलव संख्याएं। वो संख्याएं होती हैं जो दशमलव के रूप में होती हैं। सपोज एग्जांपल के लिए हम यहीं पे लिख दें कि हमारे पास 1.50 डेसिमल में है, तो ये नंबर हमारा जो होगा वो डेसिमल नंबर होगा। ठीक है ना, डेसिमल नंबर होगा। अब देखिए कि इस डेसिमल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, 7 दशमलव संख्याएँ। ठीक है ना, अब आप कहोगे सर ये तो मैंने पढ़ लिया, पर मैं इसको पहचानूंगा कैसे कि कौन सा नंबर हमारा ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और कौन सा नंबर हमारा सेकंड जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, अर्थात शांत आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं। इसको पहचानने का तरीका बताइए। चलो ठीक है, समझिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, इसके नाम से इसकी डेफिनेशन निकालते हैं। ये रूल्स हमारा रहेगा इस मैथ्स में। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे नंबर जिनको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। डेसिमल मतलब होता है जो दशमलव के रूप में होते हैं। सपोज़ इसी को हम ले लेते हैं, ये जो नंबर दिया है वो भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। सपोज़ 1.50 है, इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। कैसे, इसको यदि हम दशमलव हटाते हैं, छोटी क्लासेस में सीखा है कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने ज़ीरो नीचे लगा देते हैं। इसको आप काटोगे
ठीक है ना, 5 3 जा और 5 2 जा, मतलब इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। अब देखो हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में इसको टर्मिनेट कर दिया है, तो टर्मिनेट डेसिमल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड ले लेते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, एंड सेकंड इज हमारे पास है 1.5, इसको भी टर्मिनेट कर सकते हैं, इसको देखो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 3.3/2, ये भी हो गया। एक और ले लेते हैं, ठीक है ना, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो 1.25 ले लो, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं ना, तो 125/100, इसको काटो 5/4। अब हमने जब इस नंबर को ऐसे कन्वर्ट कर लिया, टर्मिनेट कर दिया, तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम इस फॉर्म से भी टर्मिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, मतलब शांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। ठीक है, इसको आपने कैसे कहा, ठीक है भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ से, कि यदि हमारे पास 1/3 है, चलो इसको समझने से पहले इसकी डेफिनेशन इसके नाम से ही निकाल लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा नंबर्स जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, नॉन लिखा है ना। सेकंड आता है रिकरिंग, मतलब ये जो नंबर होगा एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा, एक पैटर्न होगा उसमें जो उसको फॉलो करेगा, और यहाँ से डेसिमल नंबर के बारे में आप अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। इसको अशांत बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक पैटर्न फॉलो करेगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.333 एंड सो ऑन, आगे भी चलेगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारा सेकंड एग्जांपल हो जाता है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड में हमारा जाता है 0.555 एंड सो ऑन, इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई होगी तो हम ठीक है आगे बढ़ते हैं कि भाई यहाँ से फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। एक और आता है फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स। अब जो हमारे पास टॉपिक है उस टॉपिक को भी आपको अच्छे से समझना है, और अच्छे से समझने के साथ साथ इसके आंसर्स भी समझने हैं। हमारे पास केवल 3 मेथड है जिनसे आप आसानी से 2 नंबर्स के बीच की जो रेशनल नंबर्स हैं उसको आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। चलो हम वो मेथड की शुरुआत करते हैं, कौन कौन सी मेथड है वो भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट जो मेथड है यहाँ पे, मेथड फर्स्ट, चलो फर्स्ट मेथड आप समझिएगा ध्यान से, क्योंकि तीनों मेथड का यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब 2 नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर को हम फाइंड कैसे करेंगे। अब फाइंड करने के लिए मैं आपसे पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे एक्सरसाइज में, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहली मेथड में क्या होता है कि यदि हमारे पास 2 रैशनल नंबर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फर्स्ट मान लेते हैं, एंड सेकंड इज लास्ट, हम दोनों इस तरीके से शो कर लेते हैं, या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, ए और बी मान सकते हैं, ठीक है ना, ए और बी मान सकते हैं। यदि हम ए और बी मानते हैं तो इसकी जो फर्स्ट मेथड होगी रैशनल नंबर निकालने की, कि भाई ए और बी को यदि हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो ए और बी के बीच का जो नंबर्स होगा वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सपोज़ मैं एग्जांपल में लेता हूँ कि यदि मैं आपसे लूँ कि 5 ए इज़ इक्वल टू 5 एंड बी इज़ इक्वल टू हमारा हो गया 7, 2 नंबर्स हैं,
इन नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे सर, सीधी सी बात कि भाई 5 + 7/2 मतलब 6 इज़ द रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 7। ओके, इन दोनों के बीच में आपका जो रेशनल नंबर होगा वो 6 होगा। अब आप कहोगे सर ये रेशनल नंबर नहीं है। भाई रेशनल नंबर है। इसमें एक पॉइंट आपको बताना रह गया है कि जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने आपको ये बताना रह गया है, वो हम आखिरी में आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है, सेकंड मेथड आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सेकंड मेथड जिससे हम 2 नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड मेथड में एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को आपको समझना है कि हम कैसे उन 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। कि भाई यहाँ से जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा सेम होता है, यानी कि डिनोमिनेटर इज सेम, ये कंडीशन होती है। और यहाँ पर एक फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। फार्मूला वैसे कहा जाए कि वो फार्मूला नहीं होता है, उसको हमने जनरली बनाया है। कैसे, आप जानते हो कि कोई यदि रेशनल नंबर है वो P/Q के फॉर्म में होता है, जिसको हम N/D भी कह सकते हैं। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनके हमारा रेशनल नंबर बनता है। ठीक है, रेशनल नंबर बनता है या फ्रैक्शन बनता है, एक ही बात होती है। और इसमें मैं आपसे कहूँ कि यदि n+1 से मल्टीप्लाई और n+1 से डिवाइड कर दो तो हमारी सेकंड मेथड अप्लाई हो जाती है। अब इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पे जो n होता है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है ना, नंबर ऑफ रेशनल नंबर, कि हमारे यहाँ पे जो रेशनल नंबर हैं वो कितने हमको फाइंड करने हैं वो होते हैं। चलो ठीक है, हम इसको एग्जांपल में समझते हैं कि भाई वास्तव में सेकंड मेथड होती क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे। देखिएगा, यदि हमारे पास 3/5 है एंड सेकंड इज़ 4/5 है, इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखो n इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5 है, तो n+1 इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, 6। इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड और 6 से डिवाइड करोगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। आपने इतना कर लिया, बहुत सिंपल हो जाता है। मतलब 3 6 जा 18/5 6 जा 30, ये बना यहाँ से ऐसा, और 4 6 जा 24, और यहाँ से 5 6 जा 30। मतलब इन दोनों के बीच में आप 5 रेशनल नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हो। कैसे, आप कहोगे सर हियर 18/30 है और यहाँ 24/30 है, इन दोनों के बीच में अपना आ जाएगा 19/30, 20/30, ठीक है ना, 21/30, 22/30 और 23/30। तो यहाँ से आपके जो 5 रेशनल नंबर हैं वो ये हैं। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, वेरी सिंपल। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। इतनी बात यदि आपको समझ में आती है तो अब पहुँचते हैं हम अपनी थर्ड मेथड पे कि थर्ड मेथड क्या होती है। ठीक है ना, थर्ड मेथड बहुत सिंपल है, उसको आप समझिएगा। जैसे हमने कहा कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है -5/13 एंड सेकंड इज 6/30। 2 नंबर्स हैं, इन 2 नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कंडीशन होती है कि पहले हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, और सेकंड क्वेश्चन भी हम लेते हैं यहीं पे कि भाई -4/11 एंड सेकंड नंबर जो है हमारा 7/11। ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि हमें इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। यदि मैं 13 फाइंड कर दूँ, मतलब 10 से ज़्यादा फाइंड कर दूँ, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो हम कम फाइंड नहीं कर सकते, ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको 13/13 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है।
ठीक है, यहाँ से ये कट जाएंगे। अब आप कहोगे सर कोई मतलब नहीं है क्योंकि वही का वही नंबर वापस आ गया। ठीक है ना, वापस आ गया, कोई बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन समझते हैं और उस क्वेश्चन से हम फर्स्ट क्वेश्चन को पहले क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन जो आता है -4/11 एंड 7/11। अब मैं आपसे कहूँ कि जो हमारी फर्स्ट मेथड थी, आपने ये पढ़ी हुई है, इस मेथड का यूज़ हम केवल 4 से 5 रैशनल नंबर फाइंड करने में आसानी से लगा सकते हैं। पर यदि इससे ज़्यादा रैशनल नंबर यदि फाइंड करने होंगे तो इस मेथड से हमें लेंदी मेथड पड़ती है। सेकंड आ जाइए, सेकंड में भी 5 से 6 हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पर यदि बात की जाए, आपको कहा जाए कि भाई 10 फाइंड कीजिए, 10 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर, या यहाँ पे कह दिया जाए कि आपको 100 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आपको परेशानी चली जाएगी ना। ठीक है ना, परेशानी जाएगी ना। ओके, चलो, इन दो नंबर्स के बीच में यदि 100 रेशनल नंबर फाइंड करने की बात कही जाए तो आप कैसे करोगे? तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अब मैं आपसे अभी कहा था कि यदि भाई मुझसे 100 रेशनल नंबर फाइंड करने की कहा है, मैं 110 निकाल दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हमें 100 रेशनल नंबर उनको दे दिए और बाकी ज़्यादा रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो हम इसकी प्रोसेस चालू करते हैं। यहाँ n इज इक्वल टू हमारा 100 है, पर यदि मैं आपसे कहूँ कि n इज इक्वल टू मैं 109 मान लूँ तो आप कहोगे सर ऐसा कैसे? मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर जो रेशनल नंबर हैं, इसमें जो डिनोमिनेटर है उसके मल्टीपल में लेना है, मतलब हम इस डिनोमिनेटर से उस नंबर को आसानी से काट सकें। तो हमें यहाँ से n इज इक्वल टू हमारा 109 है, तो n प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा होगा 110। मतलब यहाँ हम n प्लस 1 से मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, तो 110 अपॉन 110, यहाँ भी करना है 110 अपॉन 110। अब यहाँ से आप काटो तो कितना चला गया हमारा 10 टाइम, ये भी आएगा 10 टाइम। ठीक है, तो हमारा जो नंबर बनता है हेंस -40 अपॉन 110 एंड 70 अपॉन 110। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा कि यदि हम -40 अपॉन 110 और 70 अपॉन 110 के बीच में 100 रेशनल नंबर आसानी से लिख सकते हैं। पूरे 100 रेशनल नंबर नहीं लिखेंगे, हम डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो देखिए -40 अपॉन 110, यहाँ कितना होगा -39 अपॉन 110, ऐसे ही आगे चलेगा और यहाँ पे आएगा 69 अपॉन 110। ओके, दैट इज़ योर आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपकी थर्ड मेथड कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड मेथड में आप अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को छोड़ा हुआ था, अब उसको सॉल्व करते हैं। चलो मैं आपसे कहूँ, जनरल कहूँ कि यदि हमारे पास 2 रेशनल नंबर हैं, सपोज s, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सपोज s और r, यानी कि s एंड r 2 रेशनल नंबर। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने ओनली 10। तो इसके लिए हमको जनरल एक फॉर्मूला याद रखना है, s माइनस आर अपॉन n प्लस 1। अब ये क्या होता है, जब आप 10th क्लास में पढ़ोगे ना सीरीज, उस समय हम आपको बता देंगे ये क्या होता है। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि s इज़ ग्रेटर देन r, मतलब s की वैल्यू r से बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी है तो आपको पहचानना भी आना चाहिए कि बड़ी कौन सी छोटी कौन सी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको सॉल्व करते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें ये वाली वैल्यू छोटी है क्योंकि ऋणात्मक है, और ये वाली वैल्यू बड़ी है क्योंकि धनात्मक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। आइए, 6 अपॉन 13 माइनस -5 अपॉन 13, ये है अपॉन 11, क्योंकि n प्लस 1 इज इक्वल टू 11, क्योंकि हमें n इज इक्वल टू 10 दिया है। ओके, सॉल्व करते हैं, तो 6 अपॉन 13 प्लस माइनस प्लस 5 अपॉन 13 अपॉन 11। चलो आगे सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। एलसीएम लिया तो 13, ठीक है, यहाँ से ऐड किया तो 11 अपॉन 11, जब इसको सॉल्व किया तो 1 अपॉन 13। ओके,
इतनी बात यदि आपको समझ में आती है और आ चुकी है तो चलो ठीक है, हम आगे थोड़ी सी और बात है जो आपको समझनी है। इसके बाद आपका इस चैप्टर का सारा जो बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा और कंप्लीट हो जाता है। चलो यहाँ से जब आप 10 रेशनल नंबर फाइंड करोगे तो वहाँ पे आपको R और S के बीच में निकालना है। इसके लिए आपको एक सीरीज़ याद रखनी होगी कि R, R प्लस D, R प्लस 2D, R प्लस 3D, R प्लस 4D एंड सो ऑन। जितनी भी आपको रेशनल नंबर निकालनी है आप दोनों के बीच में निकाल सकते हो, और जहाँ पे S और R दोनों आपके रेशनल नंबर हैं। क्लियर है? अब आप कहोगे सर R और S क्या हैं और D क्या है। चलो ठीक है, बता देते हैं। R आपको पता है कि यहाँ से यहाँ दिया हुआ है। R आपको पता है कि हमने सबसे छोटा माना है दोनों रैशनल नंबर में, S बड़ा माना है। दोनों आपको क्लियर हैं, और इन्हीं की सहायता से हमने यहाँ पे D निकाल लिया है। मतलब जब हम रैशनल नंबर निकालेंगे तो यहाँ से R प्लस D, R जो है उसमें D को ऐड करना है, R प्लस 2D मतलब D को दोगुना करना है और फिर R में जोड़ना है। इस तरीके से हम आगे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।